आज के इस क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर तुमको क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है और क्लास 10 में भी है। तो मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार पढ़ाने का ताकि एक ही क्लास, एक ही वीडियो से क्लास 7 के बच्चे भी पढ़ लें, क्लास 8 के बच्चे भी पढ़ लें और क्लास 10 के बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है, तो चलो बिना किसी की इंतजार किए हुए, देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन से कि क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन का क्या क्या बेसिक फीचर्स होता है और रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है। उसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वह इन प्लांट कैसे होता है, इन प्लांट एंड इन एनिमल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अगर रिप्रोडक्शन को हमको डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organisms produce young ones, यानी कि यंग वंस को हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। और स्प्रिंग सिमिलर टू, अपने जैसा, सिमिलर टू themselves, यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं द यंग वंस ग्रो एंड मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस। और जिस यंग वंस को यहां पे जन्म दिया गया है, फिर क्या होता है कि वह यंग वंस फिर ग्रो करता है, बढ़ता है, फिर मैच्योर होता है और फिर वो भी यही प्रोसेस को रिपीट करता है, यही प्रोसेस फिर से शुरू करता है। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज one of most important characteristics of the living ऑर्गेनिज्म। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो उसका सब बहुत बड़ा एक
ये कैरेक्टर है कि वह ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का, इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किसी के लिए भी हो सकता है, किसी भी क्लास में इतना जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? अब यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए दिया गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कई प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। जैसे अगर मान ले कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल की बात करें, तो एनिमल के बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमको जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या हम जीवित नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। क्या हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो फिर आगे क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन का, तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी, उद्देश्य क्या है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वह होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, यानी कि अपने स्पेसीज को, अपनी प्रजाति को भविष्य में जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, नाम रखने के लिए हमको रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर मान लो कि आज किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन बंद हो गया, मान लो कि मैंगो का रिप्रोडक्शन आज बंद हो गया, आज के बाद मैंगो नहीं बनेगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगा, तो आफ्टर 20-30 इयर्स जो न्यू जनरेशन आएगा उसको सिर्फ पता ही नहीं होगा कि मैंगो क्या चीज है, मैंगो दिखता कैसे था। जैसे कि मान लो कि कभी डायनासोर हुआ करता था, लेकिन डायनासोर की प्रजाति एक बार में समाप्त हो गई और उसका रीजनरेशन यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आज के डेट में किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं चला कि डायनासोर दिखता कैसा था। नाम पता है कि एक प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन वो दिखता था एक्चुअल में कैसे। आजकल जितने भी हम डायनासोर के पिक्चर देखते हैं सारे के सारे इमेजिनरी पिक्चर्स होते हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली किसी ह्यूमन ने देखा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन के जन्म से पहले डायनासोर की प्रजाति समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए अपनी स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, भविष्य में इस धरती पर अपनी प्रजाति का नाम जिंदा रखने के लिए हमको रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है जैसे कि पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगर ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति में जितने भी स्पेसीज हैं, 1.7 मिलियन स्पेसीज हैं, तो हर स्पेसीज को, इस प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए हर स्पेसीज का होना जरूरी है। तो हर स्पेसीज का होना जरूरी है, तो हर स्पेसीज का एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या होना जरूरी है ताकि इस नेचर को बैलेंस करके रख सके। तो इसीलिए पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पॉपुलेशन को नेचर के अनुरूप, नेचर को बैलेंस करने के लिए हमको पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिप्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है। अभी रिसेंटली तुम लोग सुने होंगे कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने
बाहर से अदर कंट्री से कुछ पैंथर्स, कुछ चीता को लाकर यहाँ टाइगर रिसोर्ट में रिजर्व में रखा गया, क्योंकि उसकी संख्या हमारे भारतवर्ष में कम हो गई थी, न के बराबर हो गई थी। तो उसकी संख्या, तो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए पैंथर की संख्या को बढ़ाना जरूरी था। तो पैंथर की संख्या तभी बढ़ेगी जब कोई मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए उस टाइगर रिजर्व में आएंगे। इसीलिए बाहर से लाया गया ताकि पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज किया जा सके। क्लियर? ठीक है। तीसरा वेरिएशन। तीसरा क्या है? वेरिएशंस के लिए। मान लो कि वेरिएशंस के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। वेरिएशंस क्या है? जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा एक अलग अलग प्रकार की प्रजाति हैं, देखने में उनका रूप अलग, उनका रूप अलग, और उन मम्मी पापा से अगर कोई किड ने जन्म लिया, कि कोई बच्चा जन्म लिया, तो उसका ही स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। उसका रूप रेखा जो भी होता है वो सब कुछ अलग होता है। तो यही वेरिएशन कहलाता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के कैरेक्टर दोनों मिक्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ मिलता है तो एक तीसरे कैरेक्टर का जन्म होता है। ये केमिस्ट्री में है, केमिकल फॉर्मूला में तुम लोग पढ़ चुके होंगे। केमिकल फॉर्मूला में है कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो एक थर्ड कैरेक्टर का जन्म लेता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। क्या है वाटर? क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो देखो यहां पे क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक इनफ्लामेबल गैस है, जलने वाली गैस है। हाइड्रोजन क्या है? जलने वाली गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो जलाने वाली गैस। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करने वाली गैस है। यानी कि दोनों को हम कह सकते हैं एक तरह से कि दोनों आग लगाने वाला, दोनों का दोनों आग लगाने वाला है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर का है। एक तो खुद जलता है और एक जलने में मदद करता है। लेकिन जब इस दोनों को मिलाया गया तो एक तीसरा कैरेक्टर बना वाटर। ये क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। आग को बुझाने का काम करता है। उसी तरह से जब दो डिफरेंट कैरेक्टर मिलते हैं, यानी कि एक मेल का कैरेक्टर और एक फीमेल का कैरेक्टर, तो एक थर्ड कैरेक्टर जन्म लेता है। उसी थर्ड कैरेक्टर को हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी पर वेरिएशन नहीं होगा। समझ गए? क्लियर? और चौथा, अगर पृथ्वी पर लाइफ, पृथ्वी पर, धरती पर अगर लाइफ देखना है, जीवन देखना है, तो रिप्रोडक्शन होना ही होगा। क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस पृथ्वी से, इस धरती से जीवन की रूपरेखा समाप्त हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। सो इसको हम कह सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू reproduction, due to reproduction in organisms। यानी कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? यानी कि रिप्रोडक्शन के चलते ही इस धरती पर जीवन है, नहीं तो इस धरती से जीवन क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीवन। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन और क्या हो गया, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन हमने तुम लोगों को बता दिया, इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का। अब चलो आगे हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कह सकते हैं बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर क्या होता है, क्या है बेसिक फीचर रिप्रोडक्शन के लिए, क्या क्या बेसिक फीचर होना चाहिए? तो इसमें सबसे पहला होगा ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जितने भी मोड है रिप्रोडक्शन के, चाहे वह वेजिटेटिव मोड हो, चाहे असेक्सुअल मोड हो या सेक्सुअल मोड हो, जितने भी मोड है वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन के मोड का कुछ ना कुछ हैव सम कॉमन फीचर्स, हैव सम कॉमन फीचर्स, सबके साथ कुछ न कुछ कॉमन फीचर्स है, जो कि इस प्रकार है। क्या क्या फीचर्स कॉमन है? तो सिंथेसाइज ऑफ, किस चीज का सिंथेसाइजेशन करेगा? तो सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा कि अगर जितने भी मोड है रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या होगा कि ये कॉमन होगा कि सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स, यानी कि आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना ही पड़ेगा। दूसरा होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जैसे ही कैरेक्टर को डिवाइड करेगा, तो कैरेक्टर होता ही है डीएनए के पास, तो जैसे ही रिप्रोडक्शन करना होगा तो क्या होगा, डीएनए को अपना डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, अपना डुप्लीकेट बनाएगा तभी ना वह यंग वंश में उस डुप्लीकेट को ट्रांसफर करेगा। तीसरा कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो सेल का डिवीजन भी होगा, सेल का डिवीजन भी होगा, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन की कोई उम्मीद, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। सो सेल डिवीजन भी होगा। अब चौथा होगा कि जब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा तो सेल का क्या होगा, ग्रोथ भी होगा, तो ग्रोथ ऑफ द सेल भी होगा। जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो सेल का ग्रोथ भी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, यानी कि जो नया होगा उसमें भी
रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होगा। जो नया बनेगा, जो यंग वंस आएगा, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, उसमें क्या होगा भी रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ कॉमन बेसिक फैक्टर हैं जो ऑल टाइप के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पाया जाता है, चाहे वह सेक्सुअल प्रोसेस हो, चाहे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो। इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का, यानी कि रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितना होता है, कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होते हैं। सो वी कैन लर्न टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये दोनों जो टाइप है वो है, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो बात पढ़ेंगे अभी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, when offspring are produced, यानी कि कोई भी नया जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय अ सिंगल पेरेंट without the involvement of gamete, fusion is called asexual reproduction। यानी कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म, यानी कि यंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑफ स्प्रिंग जन्म लेता है एक सिंगल पेरेंट से, किसी भी एक सिंगल पेरेंट से, और उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में किसी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ना तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो
ऐसे कंडीशन में जब क्या होगा कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग होगा वह सिमिलर टू वन अनदर, यानी कि वह एक दूसरे के समान होगा। इसमें क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर का डिवाइडेशन नहीं हुआ है। कैरेक्टर का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, इसलिए जैसा मदर सेल होगा, जैसा मदर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक हूबहू सेम टू सेम उसके जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे, यंग वंस होंगे, वह सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं एज रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा, एज रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग, द ऑफ स्प्रिंग similar to one another but are also exact copy, also क्या होगा, exact copy of their parent, their parent। जैसे देखो, मान लो कि तुमने एक रोज का पौधा से उसका स्टेम को काट लिया और उस स्टेम को अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे दबा दिया। आफ्टर सम टाइम उस स्टेम, स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द रोज, तो उस स्टेम से एक नया रोज का प्लांट निकल गया। अब वो रोज का प्लांट जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो देखोगे कि जिस प्लांट से तुम उसकी डाली को काट कर लगाए थे, वह सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी उसी तरह से उसका प्लांट का कॉपी हो जाएगा। ना तो दोनों के पत्तों में कोई डिफरेंस होगा, ना लिप्स में कोई डिफरेंस होगा, ना स्टेम में कोई डिफरेंस होगा, ना ही उसके फ्लावर में कोई डिफरेंस आएगा। इसीलिए कहा गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है वह सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होता है, यानी कि पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। समझ गए। उसके बाद कह सकते हैं सच अ ग्रुप ऑफ, सच ए ग्रुप ऑफ morphologically and genetically similar individual is called क्लोन। अब देखो, एग्जैक्ट कॉपी हो गया, तो एग्जैक्ट कॉपी जो होता है, जैसे कि हूबहू अपने पेरेंट के जैसा दिखना, मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है बाहरी दिखावट, जो बाहर से दिखता है उसको ही मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं। तो बाहर से जो दिख रहा है उस तरह से अपने हूबहू अपने पेरेंट के जैसे हो, और साथ ही साथ जेनेटिकली, यानी कि उसके अंदर जो गुण हैं, जो मेरिट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे मेरिट्स एंड कैरेक्टर्स हूबहू अपने पेरेंट से मिलता हो, तो वैसे कंडीशन को हम, उस इंडिविजुअल को हम क्लोन कहते हैं। उस इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, उसी इंडिविजुअल को हम क्लोन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, इस धरती पर एक ही क्लोन सबसे पहले बना था, वह क्लोन का नाम क्या है, डॉली। क्या नाम था क्लोन का, डॉली, जो एक शीप था। क्या था, एक शीप था। समझ में आ गया। अब ये शीप जो है डॉली, उसके बाद ये क्या हुआ कि अपने
माने मदर से, अपने पेरेंट से हूबहू एग्जैक्ट कॉपी था, क्लोन था, लग ही नहीं रहा था कि कौन पेरेंट है और कौन ऑफ स्प्रिंग है। तो अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो इस दुनिया में हर इंसान या हर जानवर अगर एक जैसा दिखने लगे तो ये दुनिया में तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि क्राइम कोई और करेगा, पुलिस पकड़ कर किसी और को ले जाएगी, अदालत में सजा किसी और को होगा, फांसी पे कोई और चढ़ जाएगा, क्योंकि सबके सब कभी कभी देखते हो ना फिल्मों में कि जुड़वा जो होता है, जुड़वा का जो क्राइम करता है वो पिटाता है वो दूसरा। तो उसी तरह से तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने इस पर बैंड लगा दिया साइंटिस्टों पर कि कोई भी साइंटिस्ट अब क्लोन नहीं बना सकता है, क्लोन नहीं बनेगा। तो यही चीज कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की संभावनाएं हो सकती। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले देखता हूं, अगर टाइम मिलता है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहला है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें एक ही पेरेंट जो होता है वह इन्वॉल्व होता है। दूसरा, गैमेट आर नॉट फॉर्म, इसमें गैमेट बनता ही नहीं है, गैमेट की जरूरत ही नहीं है तो गैमेट बनेगा नहीं। तीसरा, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, नो फर्टिलाइजेशन। अब ये सब चीजें क्या है उसको हम जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। चौथा होगा कि सबसे देयर आर ओनली माइटोटिक डिवीजन, क्या होगा, सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक यहाँ पे कर दो सेल, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, समझ में आ गया। और पांचवा क्या होगा, डॉटर्स ऑर्गेनिज्म, डॉटर organisms are genetically identical to पेरेंट, यानी कि जेनेटिकली क्या होगा, अपने पेरेंट के जैसा ही होगा। हाँ ठीक है। और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन जो होगा ऑकर्स जल्दी होगा, रैपिडली, मल्टीप्लिकेशन जो क्या होगा, रैपिडली होगा, यानी कि जल्दी होगा। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होगा वो तुम्हारा सबसे पहले होगा बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन, दूसरा होगा बडिंग। बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, मल्टीपल फिजन नहीं पढ़ना है तुम लोग, बट मैं नाम लिख देता हूं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चौथा में आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, पांचवा में आ जाएगा स्पोर फॉर्मेशन,